देखो, अब क्या है कि रिसोर्स हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या रिसोर्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन देख लिए थे हम लोग कि ह्यूमन भी एज ए रिसोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, अब आगे वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन बचाना है उसको। ठीक है, तो पहला है कि वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी क्यों है। ठीक है, कोई भी मतलब रिसोर्स को बचाना कि ज़रूरी क्यों है, बताओ क्यों बचाना चाहिए रिसोर्स को। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन के लिए, या फिर हमको कोई दिक्कत ना हो इसलिए बचाएंगे, उसका प्लानिंग करेंगे प्रॉपर वे में, है कि नहीं। तो ये है कि वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, तो उसमें जाएंगे कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगी ना, उसके लिए रिसोर्स चाहिए तुमको, है कि नहीं। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। हम लोग पढ़े देखे थे ना कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर रिसोर्स को खर्च करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो डिग्रेडेशन हो सकता है, एक हाथ किसी एक जो मजबूत आदमी होगा उसके हाथ में जा सकता है कि नहीं। हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे उसके बारे में। तो वही बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकता है। अगर रिसोर्स को हम बिना सोचे समझे जैसे मन करे वैसे अगर यूज़ करने लगे तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो आएगा ही, साथ साथ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आने लगेगा। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों बोल रहा है कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, उसको सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंजर्वेशन जो होता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट एक लाइन मतलब याद रखना है इसका कि क्लब ऑफ रोम जो होता है, क्लब ऑफ रोम के बारे में पता है ना। क्लब ऑफ रोम जो होता है ये इंटरनेशनल लेवल पे मतलब सबमिट हुआ था। ये काम किस पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। बस ये कल हम लोग पढ़े थे एजेंडा 21 किसके लिए था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसी तरह क्लब ऑफ रोम किसके लिए है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो एट एन इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट्स रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक वे। ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए क्लब ऑफ रोम किससे रिलेटेड है। जैसे एजेंडा 21 हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद हो गया। रियो समिट 1968 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, इतना याद है। क्लब ऑफ रोम किस लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लब ऑफ रोम किससे रिलेटेड है, रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, सिर्फ ध्यान देना है, आएगा नहीं क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, कि अगर इंडिया का रिसोर्स देखें तो कैसे बांटेंगे, 30% के आसपास तुमको माउंटेन मिलेगा, 30%, 27% तुमको प्लेट्यू मिलेगा और 43% जो है वो प्लेन है। ठीक है, अगर पूरा तुम इंडिया का मैप देखोगे, ज्योग्राफिकल ये देखोगे तो प्लेन है ना, ऊपर नदर प्लेन है, डेजर्ट है, माउंटेन है ना, सारा चीज़। तो उसका रिसोर्स क्लासिफिकेशन किया है प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू में। ठीक है, इतना है। अगर पूछे इसमें बहुत क्वेश्चन बनाना भी चाहे ना तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। अगर रिसोर्स देखा जाए तीनों में दे तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है तुमको, प्लेन दिख रहा है 43%। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं। ठीक है, बनाएगा भी नहीं क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। ये लैंड यूटिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट। इससे बड़ा क्वेश्चन एक जो है 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकता, 4 नंबर पे तो नहीं आएगा, वो तो केस बेस्ड स्टडी आता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से करना है कि लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो भारत में देखो, इंडिया में जब तुम लैंड देखोगे तो बहुत तरह तुमको लैंड दिखता है। अब जैसे रामकृष्णा नगर में तुम घूमने लगोगे तो खाली ज़मीन भी दिखेगा तुमको, थोड़ा पीछे थोड़ा गांव के साइड में जाओगे तो खेती करते हुए लोग दिखाई देगा, है ना। बहुत लोग क्या होता है कि घर में ही बागान लगा देगा, फॉरेस्ट हो गया। तो वही देखना है लैंड यूटिलाइजेशन, कैसे कैसे लैंड को, ज़मीन को हम कैसे कैसे यूटिलाइज़ किए हैं, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग का ये पार्ट है कि कोई रिसोर्स है उसको हम कैसे कैसे यूटिलाइज़ किए हैं, उसका ये है लैंड यूटिलाइजेशन में पढ़ना है। ठीक है, पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पता है क्या होता है, जंगल। दूसरा है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे सामने वाला ज़मीन देख रहे हो, गिट्टी बालू गिरा हुआ है,
ये कल्टीवेशन इस पे नहीं किया जा रहा, ये कमर्शियल टाइप का लैंड हो गया, है कि नहीं। तो दूसरा लैंड हो गया कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तीसरा का हो गया तुमको बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। बैरन लैंड जैसे गांव में, सब लोग तो गांव से रहा है, एक पड़ती ज़मीन होता है, पड़ती ज़मीन नाम सुने हो ना, पड़ती छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, ठीक है, तो वही होता है बैरन लैंड। और वेस्ट लैंड मतलब हो गया कि ज़मीन ऐसा हो गया है कि उसको अब कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस पर जो है तुमको उपजा नहीं जा सकता, जो क्रॉप है क्रॉप को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट लैंड, ठीक है। तीसरा है, और आगे आओगे तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में तुमको आएगा परमानेंट पास्चर, लैंड अंडर मिसलेनियस, ये नहीं देखना है, एक इसमें देख लेना है परमानेंट पास्चर क्या होता है। परमानेंट पास्चर मतलब हो गया कि जहाँ पे तुमको घास चढ़ने के लिए, जहाँ पे गाय भैंस चाहे कोई भी जाता है ना, उसको परमानेंट पास्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार तुम देखते हो गांव में क्या होता है कि इसी तरह छोड़ दिया गया, उसमें घास वगैरह निकल गया, ठीक है, और उसमें तुमको बकरी हो गया या फिर जितना भी मतलब तुमको काव हो गया, बफेलो हो गया, उसमें चढ़ने जाता है, उसको हम बोलते हैं पास्चर लैंड, परमानेंट पास्चर लैंड, ठीक है। आगे आएंगे फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब खाली ज़मीन, ठीक है, उसको बोलेंगे, ये है तुमको फैलो लैंड। और पांचवा तुम्हारा हो गया नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हो गया तुमको कि द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नॉन एज नेट सोन एरिया। इसमें देखो करना क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि लैंड यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला क्वेश्चन बड़े में आएगा, तो लैंड का यूटिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस अगर लैंड यूटिलाइज नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, रिसोर्स जो है लिमिटेड हमारे पास है, अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, तो वो नहीं हो, मतलब प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकता। अब उसके बाद फिर पूछेगा क्लासिफिकेशन क्या है लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब कैसे कैसे इंडिया में लैंड यूटिलाइज हुआ है। जैसे आगे वाला अब तुम मैप देखोगे तो इसमें तुमको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, फॉरेस्ट है, बैरन लैंड है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गया, परमानेंट पास्चर हो गया, कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गया तुमको, फैलो लैंड हो गया, करंट फैलो, नेट सोन एरिया, ठीक है। यही सब ध्यान देना है। इसमें से देखो 5-6 लिख दोगे, एटसेट्रा लास्ट में लिख दोगे क्लासिफिकेशन करके। आ रहा समझ में कि लैंड यूटिलाइजेशन पहले इतना समझ में आ रहा है ना कि क्यों ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी है, बताओ कोई, तुम बताओ, अभी बताया ना कि लैंड यूटिलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है। पॉपुलेशन इंडिया का ज़्यादा है, तो इसलिए अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड हमारे पास है ना, लैंड ऐसे थोड़ी कि बढ़ रहा है, लैंड उतना का उतना ही रहेगा, अगर उसकी यूटिलाइज प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर ये क्लासिफिकेशन इसका हो गया, ठीक है, इसमें से 5 कोई भी 4 या 5 लिख दोगे, काम बन जाएगा। तो लंबा वाला क्वेश्चन में यही आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं तुमको कुछ पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, इसमें इसको छोड़ सकते हो, ये वाला पेज जो है स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा एगो, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। और इसे लैंड डिग्रेडेशन क्या किसको बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन, हाँ, ज़मीन खराब हो रहा है, नाम ही से क्लियर हो रहा है, लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है, मतलब क्वालिटी उसका ख़राब हो रहा है। जैसे पहले जितना फर्टाइल लैंड था जिसमें हम कल्टीवेशन वगैरह करते थे, वो अब नहीं बचा, वो ख़राब हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, उसको कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है, ठीक है, वो देखना है। तो लैंड डिग्रेडेशन कॉज क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का कोई 2-3 कॉज बता सकते हो कोई, लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है, किस कारण से लैंड डिग्रेड होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण हो जाता है, ओवर कल्टीवेशन हो गया, बहुत बढ़िया, और ठीक है, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ, हाँ, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर तुमको मतलब मान के चलो कि लैंड को क्या किए तुमको प्रॉपर वे में क्लासीफाई नहीं किए, जहाँ पे जो मन कर रहे हो, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, जिसके कारण से तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके बाद फिर तुमको जैसे अभी तुम बताया एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में अगर पेस्टिसाइड या फिर तुमको इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसके कारण भी लैंड जो है वो ख़राब हो जाता है ना, ये सब चीज़। क्या
शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ख़राब नहीं होता। नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, झूम जिसको बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न। उसमें क्या होता है कि वो पुराना पद्धति है, जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं वो पुराना पद्धति है कि एक जगह कहीं, जैसे पहले तुम जाओगे जंगल वगैरह एरिया में, तो पहले जंगल का एरिया रहेगा, उसको लोग जला देगा, ठीक है, वहाँ पे ये करेगा अपना क्या कहते हैं कल्टीवेशन करेगा, और फिर दूसरी जगह जब शिफ्ट होगा तो जो क्रॉप बचा रहेगा फिर उसको जला देगा। तो जो जलाता है लोग, जो रेमिनेंट को जलाएगा ना, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक फर्टिलिटी गेन कर लेता है, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में देखो क्या क्या देखना है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, बता दिए तुम लोग, डिफॉरेस्टेशन का कारण हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा, जैसे मान के चलो कि बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होने लगता है ना, तो सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन पता क्या होता है, पानी फेंकोगे तो सॉइल निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर घास निकाल दोगे कहीं से तो ऑटोमेटिक से है ना कि पानी डालोगे तो वहाँ से सॉइल निकल जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया तुम्हारा, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वायरिंग डू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इन द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवरल लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब जैसे जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे हम तुमको बताते हैं ना कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, खनिज बहुत ज़्यादा ये निकलता है नीचे से। तो अब खनिज को निकालने के लिए माइनिंग किया जाता है, और माइनिंग के कारण क्या होता है कि हमारा जो लैंड होता है वो डिग्रेड कर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है तुमको कि स्टेट लाइक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो होता है, ओवर ग्रेजिंग जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देख लोगे कि जितना भी, जैसे लिख दोगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, जहाँ पे ये ज़्यादा है तुमको, रिसोर्सेज ज़्यादा है, वहाँ पे कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है, माइनिंग, ठीक है। एंड जहाँ पे पास्चर ज़्यादा है, मतलब तुमको कि जहाँ पे तुमको भेड़ बकरी ये सब चीज़ ज़्यादा होता है, वहाँ पे कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन से स्टेट तुमको हो गया कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, कि कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग के कारण होता है। इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, ऑटोमेटिक सी बात है कि पंजाब एंड हरियाणा में कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब खेती बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो ओवर इरिगेशन जो होता है ये कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। वाटर लॉगिंग से पता है ना क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो गया ना कि जैसे तुम देखते हो कि धान जब बोया जाता है तो पानी डाल के छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कुछ दिन तक, उसी को वाटर लॉगिंग कंडीशन बोलते हैं। वाटर लॉगिंग हो गया कि पानी मतलब खेत से बाहर नहीं निकल पा रहा, खेती में रह जा रहा है, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो होता है ना, फर्टिलिटी ख़राब होता है, जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी ख़राब हो जाता है। तो बस इतना ध्यान देना है कि पंजाब हरियाणा हो गया जहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ओवर इरीगेशन के कारण जो होता है लैंड डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा कि मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइम स्टोन जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट वगैरह। अब देखो ये कहाँ का एग्जाम्पल है, राजस्थान का। तो राजस्थान में जाओगे ना तो वहाँ पे मार्बल का माइनिंग होता है, ठीक है, राजस्थान इज़ फेमस फॉर मार्बल। तो मार्बल का माइनिंग होगा, जहाँ पे भी माइनिंग होगा तो वहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत निकलेगा। जब डस्ट निकलेगा तो वो जाके डिपॉजिट होता है, अच्छा तुमको कल्टीवेशन वाला लैंड है वहाँ पे डिपॉजिट होता है, और वो अल्टीमेटली क्या होता है कि तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन कर देता है। ये समझ में आ गया तुमको। लैंड डिग्रेडेशन अगर पूछे कि व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, क्या होता है कि अगर लैंड डिग्रेडेशन तुम्हारा हो गया कि अगर सॉइल का क्वालिटी, ठीक है, ख़राब हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, ठीक है, अगर ह्यूमन एक्शन के कारण सॉइल का फर्टिलिटी या फिर सॉइल का कंडीशन ख़राब हो जाता है, उसी को लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन पूछेगा, तो कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में क्या क्या बताओगे तुम लोग, जल्दी क्या क्या बताओगे। ओवर ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, उसके बाद ओवर इरिगेशन अभी बात हो ही गया, ठीक है। ये सब इस कारण से कॉपी निकालो, ठीक है, इस कारण से जो होता है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है।
अब आगे चलते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स टू काउंटर द चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब एक चीज़ बताओ, दिमाग लगा के बताओ कि लैंड तो डिग्रेड हो गया, लैंड खराब हो गया, अब उसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या क्या करेंगे हम? अगर जो ज़मीन खराब हो गया उसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हो? नहीं आ रहा है? जैसे देखो, अब कहीं भी क्या है ना, कोई चीज़ को सुधारना हो, जैसे इन्वायरमेंट सुधारना हो, लैंड सुधारना हो, सॉइल सुधारना हो, कुछ भी, वहाँ पे एक तुमको कॉमन पॉइंट आएगा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन तुमको कॉमन पॉइंट आएगा कहीं भी। कोई भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड अगर चीज़ है ना, अगर तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई चीज़ है, उसको सुधार करना है कि कैसे आप सुधार सकते हैं, तो वहाँ पे एक लिख दोगे एफॉरेस्टेशन। उस सब जगह कारगर होता है। हर एक जगह पेड़ लगाओगे तो लगभग तुम्हारा मैक्सिमम जो होता है प्रॉब्लम का, वो तुमको निवारण कर देता है। और जैसे एग्जांपल में बोलेगा कि सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी पहला पॉइंट एफॉरेस्टेशन आ जाएगा। ठीक है, लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन अब हो गया। ठीक है, और पूछ सकता है तुमको कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एफॉरेस्टेशन तुम्हारा वहाँ पे भी कारगर हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन जो तुम्हारा है, ये पहला पॉइंट, ये सब जगह जितना भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड हो गया प्रॉब्लम, सब कुछ सुधारने के लिए एफॉरेस्टेशन जो होता है वो काम हो जाता है। जंगल लगाइए, पेड़ लगाइए, मैक्सिमम चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग मतलब हो गया कि ओवर ग्रेजिंग के कारण ख़राब हो रहा था, तो अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर दें, ठीक है, तो कंजर्वेशन मतलब जो होता है, एफर्ट जो होता है, मतलब आपका जो सॉइल है वो बच जाएगा। ठीक है, उसको अगर प्रॉपर वे में मतलब मैनेज कर दें तो आपका ये क्या बोलते हैं, जो चैलेंज है डिग्रेडेशन का, उससे हम लोग काउंटर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। ओवर ग्रेजिंग, देखो हम बता रहे थे इससे पहले क्या कि ओवर ग्रेजिंग के कारण भी ना सॉइल जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई खेत है, वहाँ पे घास वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मतलब ये चढ़ने नहीं है, देखते हो कि आजकल चढ़ने जाता है सब, ये गाय भैंस वगैरह, बहुत ज़्यादा अगर वहाँ से चढ़ जाएगा ना, तो क्या है कि मिट्टी दिखने लगता है। ठीक है, अब वो पानी पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक सब मिट्टी बह जाएगा, तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ग्रेजिंग वाले का। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ द प्लांट। शेल्टर बेल्ट पता है क्या होता है? शेल्टर बेल्ट नाम सुने हो? क्या होता है शेल्टर बेल्ट? हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो ये तुम्हारा खेत है, ठीक है, अब क्या किए कि यहाँ पे पूरा चारों तरफ पेड़ लगा दिए। ठीक है, चारों तरफ पेड़ लगा दिए तो ये तुम्हारा सॉइल इरोजन को वाया वाटर एंड वाया एयर, हवा अगर तेज़ बह रहा है तो वहाँ पे भी तुमको सॉइल तुम्हारा बचाएगा इरोड होने से। अगर पानी तेज़ है तो उसको भी इरोड होने से तुम्हारा शेल्टर बेल्ट बचाता है। तो शेल्टर बेल्ट जो होता है वो कंजर्वेशन मेजर है तुम्हारा। अगर सॉइल डिग्रेड हो रहा है तो तुमको शेल्टर बेल्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शेल्टर बेल्ट का इसको एक ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, एक एफॉरेस्टेशन पॉइंट हो गया, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग पॉइंट हो गया। फिर कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग वही है, तुमको अगर मैनेजमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस एंड आर सम ऑफ द मेथड टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट तुम्हारे पास ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कि अगर डिग्रेडेशन को बचाना है तो क्या क्या कर सकते हो। पहला क्या है, एफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा का हो गया कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ओवर मतलब जो ग्रेजिंग वाला एरिया है उसको मैनेजमेंट करेंगे। तीसरा क्या है, शेल्टर बेल्ट लगा देंगे। ठीक है, अगर चौथा याद हो सकता है, एक बार पढ़ सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो याद बहुत चीज़ करना है। सोशल साइंस में याद पूरा बहुत करना होता है। जितना कम क्रिस्प रखोगे, कम पॉइंट रखोगे, उतना मतलब ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। सॉइल एज ए रिसोर्स। अब यहाँ से देखो, ये वाला पोर्शन जो है ना, सॉइल वाला पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसका आने का चांस कम है, उसमें आएगा तो यही वाला आएगा। जो पोर्शन हम बताएं, हम हाईलाइट करवाएं कि एक ये लैंड यूटिलाइजेशन वाला आ सकता है, और इससे पहले वाला जो हम अभी बताएं कि सॉइल कंजर्वेशन और
उसको डिग्रेड हो रहा है तो वो कैसे बचाएंगे, एक वो आएगा। बाकी इसके बाद जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर का। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज। सॉइल को हम लोग रिसोर्स कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, कोई बताओ कि साधन, सॉइल जो है, मिट्टी जो है हमारे लिए साधन कैसे है? ठीक है, इरिगेशन के लिए हम लोग सॉइल पे डिपेंडेंट हैं। दूसरा, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो हल्का फुल्का, दिमाग में चाहो तो याद करो। कुछ आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है? ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब जैसे तुम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते होगे, ये जितना भी लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, लेग्यूम जो प्लांट होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है। तो उसके कारण से क्या होता है, जैसे चना मटर जानते हो ना जी, चना हो गया, मटर हो गया, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, बिना बैक्टीरिया का वो नहीं ग्रो कर पाएगा। और बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है? सॉइल के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो वही हो कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक था ना, रिन्यूएबल था, नॉन रिन्यूएबल था, ठीक है। रिन्यूएबल क्या होता है, उस दिन ख़त्म ना हो, ठीक है। तो सॉइल जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब बहुत उत्पात मचा दोगे तो ख़त्म ये भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो सॉइल जो है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है। दूसरा है कि इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। पहला पॉइंट कि सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहला है प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए, एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जितना भी अर्थ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको सपोर्ट करता है, उसके मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करता है वो कौन करता है? सॉइल करता है, ठीक है। इसलिए सॉइल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। रिलीफ हो गया, पैरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखो सॉइल फॉर्मेशन, अगर सॉइल बन रहा है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? तुम सॉइल के बारे में देख रहे हो कि सॉइल, ठीक है, सॉइल इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसका ओरिजिन देखेंगे कि सॉइल बनता कैसे है, ठीक है। सॉइल जो है बनता कैसे है, किस किस फैक्टर के कारण जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है तुमको रिलीफ, ठीक है। रिलीफ पता है क्या होता है? रिलीफ नहीं पता। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान के चलो एरिड एरिया में गए, एरिड एरिया मतलब जहाँ पे सूखा उखा जाता है, तो वहाँ पे किस तरह का तुम चाहते हो कि सॉइल बनेगा तुम्हारे हिसाब से? एरिड सॉइल बनेगा, ठीक है। अगर तुम माउंटेन एरिया में चले गए तो वहाँ पे किस तरह का सॉइल बनेगा? माउंटेनियस टाइप का सॉइल, जो देखते हो लंबा लंबा ट्री वहाँ पे जो ग्रो करता है, माउंटेन टाइप का सॉइल होगा। अगर मान के चलो कोई प्लेट्यू एरिया में चले गए, प्लेट्यू मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू वगैरह नहीं होता है, उस एरिया में चले गए, तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली तुमको या तो रेड सॉइल देखने को मिलेगा, नहीं तो ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, है ना। तीसरा है कि अगर गंगा कोई रिवर के बेसिन के पास तुम आ गए, तो वहाँ पे किस तरह का सॉइल तुमको देखने को मिलता है? एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो रिलीफ जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। जैसा रिलीफ रहेगा वैसा ही सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पहला। दूसरा तुम्हारा है पैरेंट रॉक, ठीक है। पैरेंट रॉक जो है वो किस तरह के मतलब किस तरह के रॉक से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जब आधा मतलब ज़्यादा हम इसको बताएंगे नहीं, जैसे इग्नॉइस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, सेडिमेंट्री रॉक, कैसे कैसा सॉइल बनता है, ये हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है। सॉइल रिलीफ पता चल गया, रिलीफ मतलब कैसे होता है, सॉइल को डिफाइन करता है। दूसरा हो गया पैरेंट एंड बेड रॉक हो गया। तीसरा हो गया क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट भी जो होता है वो सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। चौथा है वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम। देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा स्लो। तुमको जो लगता होगा, एक डेटा हमको याद नहीं आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में मतलब कितना 100 साल लग जाता है 1 सेंटीमीटर से सॉइल बनाने में, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
तो फैक्टर कौन कौन सा है जो सॉइल डिफाइन करता है सॉइल फॉर्मेशन पे? पहला क्या हो गया? पहला रिलीफ, क्या रिलीफ पे डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। दूसरा हो गया पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, वेजिटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है जिस पे सॉइल फॉर्मेशन जो है तुम्हारा डिपेंड करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हो गया कि वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज एंड डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये सब भी एक फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब इस पार्ट को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये VBI मार लो। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले रिकैप चल रहा था कि सॉइल होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला सॉइल जो तुमको देखते हो कौन सा है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है एलुवियल सॉइल? कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हो, पढ़े हो पहले। थोड़ा सा भी नहीं याद आ रहा है? देखो बताते हैं। ठीक है, ये इंडिया का रफ मैप हो गया। यहाँ पे तुम देखते होगे कि यहाँ से ओरिजिन होता है गंगा का, है ना। गंगा का ओरिजिन होगा यहाँ पे, तुमको बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाएगा। यहाँ पे इंदस रिवर हो गया, ये गिरता है यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है वो आके गिरता है, ठीक है। ये दिख रहा है तुमको। अब एलुवियल सॉइल जो होता है ना वो बनता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर। रिवर एक्शन के कारण एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है इज फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ रिवर। जहाँ भी रिवर रहेगा, जैसे ये तुमको हो गया ना एरिया, ये नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, ये मैक्सिमम डोमिनेट करता है एलुवियल सॉइल्स। ये पूरा तुमको जो दिख रहा है ये सारा एलुवियल सॉइल यहाँ पे मैक्सिमम तुमको दिखेगा, ठीक है। और ये कैसे बनता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर, ठीक है। और जैसे नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वो 3 रिवर के माने कन्फ्लुएंस के कारण बनता है। पहला क्या, इंदस रिवर हो गया, दूसरा गंगा हो गया और तीसरा ब्रह्मपुत्र हो गया। तो एलुवियल सॉइल इतना समझ में आ गया कि किसके कारण बनता है? कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर के कारण, और या रिवर एक्शन के कारण एलुवियल सॉइल का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। बोल रहा है ना कि नॉर्दर्न प्लेन मैक्सिमम तुमको एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalayan river, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra river system, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, उसके डिपोजिशन के कारण तुमको जो होता है एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अभी बरसात का मौसम है, कोई ओवर ब्रिज से गया है? गंगा के ओवर ब्रिज से अभी हाल फिलहाल में कोई ट्रैवल किया है? नहीं ट्रैवल किया। जब देखोगे ना तो पानी के नीचे देखोगे ना तो पूरा लगेगा कि मतलब ये हो गया, मिट्टी वाला पानी लेके आ रहा है। जो गंगा नदी है यहाँ पे पटना वाला पुल से जाओगे ना, पूरा लगेगा कि मिट्टी वाला पानी लेके आ रहा है, ठीक है। वही जहाँ पे डिपॉजिट होता है ना, वही तुम्हारा एलुवियल सॉइल। इतना समझ में आ रहा है? हर एक साल जब मानसून होगा या फिर जब रिवर आएगा बहते हुए, तो अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट लेके आएगा, और वही जब तुमको आप मतलब अगल बगल में डिपॉजिट होने लगता है, वही एलुवियल सॉइल बनाता है। इतना समझ में आ गया? अब इसका देखना है ये वाला। Alluvial soil is also found in eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi and Godavari, Krishna and Kaveri, ठीक है। जैसे तुम बताया कि डेल्टाज में भी तुमको जो होता है एलुवियल सॉइल जो होता है मिलता है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा है जो ईस्टर्न घाट में है, वहाँ पे भी तुमको एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन, वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल तुमको जो है तो मिलेगा, ठीक है। तो पहला तुमको पॉइंट लिखना क्या है, अगर एलुवियल सॉइल के बारे में राइट शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल पूछेगा, पहला पॉइंट लिखना है तुमको कि एलुवियल सॉइल जो होता है जनरली देखा गया है कि वो रिवर के एक्शन के कारण बनता है। एग्जाम्पल वहाँ पे लिख दोगे कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना है कन्फ्लुएंस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिवर, इंदस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, ठीक है। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन क्या है, एलुवियल सॉइल को करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
दूसरा पॉइंट में लिखना है कि जितना भी डेल्टा एरिया हो गया, ठीक है, डेल्टा एरिया जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा कावेरी हो गया, उसका डेल्टा एरिया में क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल मिलता है। इतना क्लियर हो रहा है। अब तीसरा करेंगे क्लासिफिकेशन इसका। ये तुम पढ़े हो क्लास 9 में पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ये सब, ओल्ड एल्यूवियल क्या होता है, न्यू एल्यूवियल क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाला चीज़ कि अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ एल्यूवियल सॉइल सम क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल एज सच, इसको बोलते हैं बांगर, और न्यू एल्यूवियल को बोलते हैं खादर। न्यू एल्यूवियल क्या बोलेंगे, खादर, और ओल्ड एल्यूवियल को, न्यू एल्यूवियल को खादर। जैसे एक चीज़ देखते होगे गांव वगैरह में जाते हुए तो लोग नहीं बोलता है खादर छिटवा दो। खादर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हाई फर्टिलिटी है उसका। तो जो न्यू एल्यूवियल होगा वो हाई फर्टाइल होगा, ज़्यादा फर्टिलिटी वो शो करेगा। ओल्ड एल्यूवियल का फर्टिलिटी कम होगा एज़ कम्पेयर टू न्यू एल्यूवियल का। इतना समझ में आ रहा है तुमको। तो न्यू एल्यूवियल को क्या बोलेंगे, न्यू एल्यूवियल को खादर, न्यू एल्यूवियल क्या बोलेंगे, और ओल्ड एल्यूवियल को, न्यू एल्यूवियल क्या बोलेंगे, खादर, ओल्ड को बांगर, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। Alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly of these soil contains aqueous proportion of potash, phosphoric acid and lime. नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। अब देखो पहला क्या लिख देना है तुमको, कहाँ कहाँ मिलता है एल्यूवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन हो गया डेल्टा के पास, ठीक है। क्लासिफिकेशन में खादर बांगर अगर लिख सकते हो तो ठीक है, कि इसका दो पार्ट में हम देखते हैं कि अगर ओल्ड एल्यूवियल है तो बांगर बोलेंगे, और जो न्यू अगर मिल रहा है तो उसको खादर बोलेंगे। थर्ड तुमको अगर देखोगे कि क्रॉप कौन कौन सा ग्रो होता है, कौन कौन सा जो होता है फसल जो है वो एल्यूवियल सॉइल सपोर्ट करता है। तो जितना भी जैसे तुमको याद आ रहा है ना कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, शुगर केन हो गया, मक्का हो गया, वो सारा सपोर्ट करता है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो लिख दोगे चौथा, जो तीसरा या चौथा पॉइंट तुम्हारा बनेगा उसमें लिख दोगे कि एल्यूवियल सॉइल जो तुमको है इस क्रॉप को सपोर्ट करता है। जैसे वीट का कल्टीवेशन, वीट हो गया, पैडी हो गया, शुगर कैन हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये सारा चीज़ लिख दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है कंप्लीट हो गया। तुम पहले बता दिए लोकेशन, कहाँ पे लोकेशन इसका है। दूसरा क्या है कि तुमको कौन कौन सा ये पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था तुम्हारा क्लासिफिकेशन उसका, कि खादर था और बांगर था, ठीक है। खादर मतलब न्यू एल्यूवियल और बांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियल। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बारे में किसी को कुछ पता? काला सॉइल, काली मिट्टी, कोई देखा है काली मिट्टी? नाड़ा उड़ा में जाओगे ना, जैसे जो क्या क्या बताते हैं, बहुत सारा पॉन्ड वगैरह ऐसा होता है ना जहाँ पे तुम निकालोगे तो एकदम काली काली मिट्टी, एकदम चिकना मिट्टी होता है, ठीक है, वही काली मिट्टी है। और कुछ पता है काली मिट्टी के बारे में? नहीं आइडिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर सॉइल बोलते हैं, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल बोलेंगे या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर कंसीडर इज कॉल्ड एज रेगुर सॉइल। पता होना चाहिए रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को, या फिर कॉटन सॉइल किसको बोलेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल, वो भी ब्लैक ही सॉइल को बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि कॉटन का कल्टीवेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है ना, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तीसरा पॉइंट हो गया कि इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल आज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। स्किप कर दो। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन, हाँ ये हो गया, डबल हो गया। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो हम बताए थे तुमको कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलता है, बताए थे। ये इंडिया का मैप हो गया,
नॉर्दर्न ये तुमको एलुवियल सॉइल कहाँ पे था, नॉर्दर्न प्लेन पूरा तुम्हारा। एलुवियल सॉइल के बारे में बोल अगर पूछेगा ना शॉर्ट नोट्स, तो छोटा सा मैप बना सकते हो वहाँ पर, छोटा सा मैप बना दो और यहाँ पे इंडिकेट दो कर दो एलुवियल सॉइल, और नीचे लिख दो नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, दूसरा तुम्हारा आता है प्लेट्यू वाला एरिया। ठीक है, इसको जनरली डोमिनेट करता है कौन, ब्लैक सॉइल। ये तुम्हारा जितना प्लेट्यू वाला एरिया होगा, ये वाला, ये तुमको कौन सा है, कौन सा डोमिनेट करेगा मैक्सिमम, ब्लैक सॉइल। इसमें कुछ कुछ बीच बीच में अलग अलग सॉइल भी होता है, लेकिन मैक्सिमम तुमको यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल तुमको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो यहीं पे देखो बता रहा है कि दे कवर्ड द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा, मालवा कहाँ पे है, केरला के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, पूरा ट्रायंगुलर जो हम ड्रॉ किए हैं सारा कवर हो रहा है उसमें। एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ठीक है, सिर्फ तुमको लिख देना है क्या कि ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल बोलते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया कि ये ज़्यादातर प्लेट्यू एरिया में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, फिर तुमको जो छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर तुमको मध्य प्रदेश का एरिया हो गया जहाँ पे प्लेट्यू एरिया है, वहाँ पे तुमको ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया कि ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइनली क्लेई मटेरियल, दे आर वेल नॉन फॉर द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होता है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, इसलिए इसको चिकटी मिट्टी बोलते हैं। एक बार पानी चला गया ना तो पानी जल्दी निकलता नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसका है, ब्लैक सॉइल का। ठीक है, दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द वेट हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एयरेशन ऑफ सॉइल। इसको सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पर दिया नहीं है लेकिन इसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल। मतलब ऐसा सॉइल जो खुद से, मतलब एक होता है ना कि ट्रैक्टर जोतने जाता है, इसको जोतने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसको क्या होता है, कुछ दिन छोड़ दोगे ना तो क्या है कि जैसे ही पानी सूखेगा तो क्रैक बड़ा बड़ा आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये मतलब जुत जाता है। तो इसको सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी बोलते हैं, रेगुलर सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो रहा है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, मतलब प्लेट्यू वाले एरिया में। कहाँ पे पाया जाएगा, एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जा रहा था, प्लेन एरिया पे और डेल्टा वाले एरिया में। ठीक है, और दूसरा है कि कौन कौन सा क्रॉप वो सपोर्ट करता है, वीट हो गया, राइस नहीं बोलोगे, पैडी बोलोगे, ये सब जितना हो गया उसको पल्सेज नहीं बोलोगे, शुगर कैन बोलोगे, जितना भी हाल फिलहाल का दिख रहा है ना वो तुमको सपोर्ट करता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, मैप बना दोगे कहाँ पे तुमको मिलता है, लोकेशन मिलता है वो बता दोगे। दूसरा नंबर आता है ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल को क्या क्या बोलते हैं, रेगुलर सॉइल बोलते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। क्यों ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, हाँ कॉटन ग्रो होता है इसके कारण से उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तीसरा एक कहाँ पे पाया जाता है, ये प्लेट्यू एरिया में पाया जाएगा, वो प्लेन एरिया में पाया जा रहा था, ये प्लेट्यू वाले एरिया में पाया जाएगा। चौथा है तुमको है कि कौन सा क्रॉप सपोर्ट करता है, तो कॉटन वगैरह जो है ये जो है वो सपोर्ट करता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्लैक सॉइल का होता है। और सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। ये क्लियर हो रहा है, आगे चलता है। दिखता है इस, देखो सूख जाने के बाद दिख रहा है ना कि कोई इस पे हल नहीं चला हुआ है या फिर तुमको ट्रैक्टर नहीं चला है, ऑटोमेटिक इस तरह का दिखने लगता है। कुछ दिन सूख जाएगा ना तो पानी जैसे ही निकलेगा वैसे ही तुमको एकदम क्रैक आ जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा क्रैक। तो इसलिए इसको सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल। आगे चलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो क्लासिफिकेशन हम बता रहे थे तुमको, ये तुमको दिख रहा है, ये वाला पूरा जो है ये एलुवियल सॉइल दिख रहा है ना, ये वाला। एनसीईआरटी निकाल लाए हो कि नहीं लाए हो, एनसीईआरटी निकालो जल्दी से, एनसीईआरटी निकालो। दिख रहा है जो ग्रीन वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है,
ये पूरा तुमको दिख रहा होगा, ये एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। और ये जो देखो ब्लैक वाला जो है ट्रायंगुलर इस तरह का आता है, ये तुमको क्या है, ब्लैक सॉइल। क्या है ये, जितना प्लेट्यू वाला एरिया हो गया यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, ब्लैक सॉइल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा, येलो, रेड एंड येलो सॉइल। क्या, रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पता है कुछ क्या होता है, लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी, कहीं देखे हो या फिर कुछ पता हो उसके बारे में। देखो लाल मिट्टी जो होता है ना, वो जैसे अगर वेस्टर्न साइड में पाया जा रहा है प्लेट्यू के ब्लैक सॉइल, तो ईस्टर्न साइड में तुमको दिखेगा क्या, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ दिखता है, ईस्टर्न साइड ऑफ द प्लेट्यू। जो भी प्लेट्यू का एरिया है उसका ईस्टर्न साइड में क्या दिखेगा, रेड एंड येलो सॉइल। एक चीज़ बताओ कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है, आयरन जो होता है, आयरन के कारण ही होता है। फिर देखते हो ना कि रस्ट लगता है तो रस्टिंग में लाल हो जाता है, ठीक है। वही क्या होता है, फेरस के कारण ही जो होता है ये रेड और येलो कलर शो करता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरस। मतलब आयरन के कारण ही जो होता है ये रेड कलर शो करता है। पहला पॉइंट तुम्हारा हो गया कि रेड सॉइल डेवलप्स इन ऑन क्रिस्टलाइन इग्नोइस रॉक। इग्नोइस रॉक पता है ना क्या होता है, इग्नोइस होता है सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है। तो इग्नोइस रॉक क्या होता है कि अगर वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो जो वॉल्केनो से डिपॉजिट होकर जो रॉक बनता है उसको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक के कारण क्या बनता है, रेड सॉइल। इतना समझ में आ रहा है, किसके कारण बनता है, इग्नियस रॉक के कारण, ठीक है। अब ये पाया जाता है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। बता दी कि जो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है उसका ईस्टर्न पार्ट और साउथ वाला पार्ट वहाँ पे तुमको पाया जाता है। ये दिख रहा है ना, इसको सिर्फ डिवाइड कर दो, इधर वाला एरिया तुमको पाया जाएगा ब्लैक सॉइल और इधर वाला एरिया क्या पाया जाएगा, रेड सॉइल, ठीक है। अब आगे आएंगे तीसरा कि दिस सॉइल हैज डेवलप और रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आयरन के डिफ्यूजन के कारण ही जो होता है वो रेड और येलो कलर शो करता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया था हम लोग का। इट लुक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, नहीं पढ़ना है इसको। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़, ठीक है, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब और कुछ है क्या, हाँ देखो दिखता कैसा है, रेड एंड येलो सॉइल दिख रहा है ना, लाल कलर का। तो रेड सॉइल याद करेंगे कैसे, कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न साइड जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका और सदर्न साइड में, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न और सदर्न साइड, ईस्टर्न साइड और सदर्न साइड। वेस्टर्न साइड में क्या था, ब्लैक सॉइल था, ठीक है। ये रेड क्यों दिखता है, आयरन का जो होता है डिफ्यूजन होता है, इसके कारण से तुमको ये रेड दिखता है। तीसरा है कि फॉर्मेशन इसका किससे होता है, इग्नियस रॉक से जो होता है फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर तुमको हो गया एक और, क्या हो गया, एक और कौन सा था पॉइंट, और पॉइंट नहीं है क्या, चलो काफ़ी है उतना, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल समझ में आ गया क्या था, ये देख लो फिर फोटो कैसा है रेड एंड येलो सॉइल का। ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों को, आगे बढ़ाएं, चलो। अब आ गया लेटेराइट सॉइल। क्या है, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो होता है डिराइव होता है टर्म लेटर से, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, ईंट देखे हो ना, ईंट कलर का होता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है। तो लेटेराइट सॉइल जो होता है ना, इसका कलर होता है ब्रिक की तरह, ईंट का जो कलर होता है वही होता है इसका लेटेराइट सॉइल का। और ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और बारिश बहुत ज़्यादा होगा। एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। पहला पॉइंट लिखोगे कि लेटेराइट सॉइल, मतलब लेटेराइट सॉइल मीन्स इट डिराइव्स नेम फ्रॉम ग्रीक, मतलब लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज लेटर इज कॉल्ड टू ब्रिक, ठीक है। तो इसका कलर जो होता है वो ब्रिक का कलर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि तुमको कि हाँ, ये जो होता है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाली जगह पे
पाया जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और बारिश भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे लेटेराइट सॉइल जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या पॉइंट है कि लेटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, क्या है, लेटर, विच मीन ब्रिक। ठीक है, दूसरा हो गया कि द लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरेटेड वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेनफॉल। तो कंडीशन लेटेराइट सॉइल के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर प्लस हाई रेनफॉल। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, एक मतलब लेटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, लेटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, एसिडिक in नेचर होता है। ये सब नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है तुमको। कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा तुमको वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है, ये तुमको देखना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट में तुमको कौन सा पाया जाएगा, लेटेराइट सॉइल। अब एक चीज़ बताओ कि साउथ में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। ठीक है, तमिलनाडु में तो होता है, इधर क्या कहते हैं तुमको, रिट्रीटिंग मानसून में होता है, अक्टूबर नवंबर ऑफ से स्टार्ट होगा उधर बारिश। ठीक है, वो रेनफेड एरिया में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश अगर तुम देखोगे तो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। अब देखो कि वो अगर इंडिया का मैप देखोगे तो वो नीचे वाला एरिया में पाया जा रहा है ना। देखो, अब देखो ध्यान से मैप समझो। ठीक है, ये कौन सा हो गया तुम्हारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया। ठीक है, वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। अब एक चीज़ बताओ कि ये हम लोग जैसे तुमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ यहाँ से पास होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है कि बीच से लगभग पास होता है, उसके नीचे और यहाँ से इक्वेटर पास होता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सूटेबल कंडीशन होता है लेटेराइट सॉइल का। ठीक है, तो याद रखना है कैसे है कि वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि तुमको लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हो रहा है ना। चलो आगे। अब ये देखो, अगर बहुत ज़्यादा तुमको लेटेराइट मतलब बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगा तो लीचिंग का भी कंडीशन बढ़ जाएगा। लीचिंग जानते हो क्या होता है, लीचिंग 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 पता है। लीचिंग मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होगा ना तो ऊपर वाला सॉइल निकल जाएगा, उसी को लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बारिश बहुत ज़्यादा होगा तो लीचिंग का भी कंडीशन उत्पन्न होता है यहाँ पे। ठीक है, लीचिंग होगा, सारा इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये देखो ह्यूमस जो होता है वो भी पुअर होगा। ह्यूमस मतलब क्या होता है, ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, ऊपर वाले एरिया में। जो सॉइल के ऊपर वाला एरिया होता है उसी को ह्यूमस बोलते हैं, वहीं पे ह्यूमस पाया जाता है। तो जब ऊपर वाला एरिया बह गया है बारिश के कारण तो ह्यूमस भी नहीं होगा। आ रहा समझ में ना। अब देखो 4 पॉइंट इसमें से तुमको निकालना है लेटेराइट सॉइल में। पहला है क्या कि लेटेराइट जो होता है वो नाम डिराइव कहाँ से करता है, लेटर से, दैट इज़ ए ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड है ना, हाँ लैटिन वर्ड, डिराइव्स वर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स लेटर। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिक होता है। पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट तुम्हारा हो गया कि लेटेराइट सॉइल का कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, उस वाले एरिया में पाया जाता है। तीसरा है कि कहाँ पाया जाएगा, तो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे लेटेराइट सॉइल जो होता है वो पाया जाता है। चौथा हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ का ऊपर वाला सरफेस का जो मतलब ऊपर वाला जो सॉइल होता है वो निकल जाता है, इरोजन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ह्यूमस इसमें कम होगा। क्या होगा, ह्यूमस जो है वो कम होगा। इसको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा है कि देखो कैस्यू जानते हो ना, कैस्यू काजू का उत्पादन के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, काजू जो होता है, कैस्यू का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी सॉइल पे होता है। कहाँ पे होगा, लेटेराइट सॉइल पे। अब देखो एग्जांपल में दिया हुआ कुछ दिस सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी ग्रोइंग में हेल्प करता है। कॉफ़ी हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, फिर क्रॉप लाइक कैस्यू नट, है ना। कौन कौन सा क्रॉप को सपोर्ट करता है, ये तीसरा या चौथा पॉइंट लिख देना कि कौन कौन सा क्रॉप सपोर्ट करता है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया और कैस्यू नट हो गया। ठीक है, टी, कॉफ़ी एंड कैस्यू नट। अब पॉइंट हमको गिनवा दो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि डिराइव फ्रॉम
लैटिन वर्ड विच मीन लेटर, जिसको हम लोग ब्रिक बोलते हैं। सेकंड क्या बोलोगे पॉइंट? लेटराइट सॉइल जो होता है, और बताओ पॉइंट। हाँ, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाएगा। वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ, वेस्टर्न घाट और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप सच एज कैस्यू, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। 4-5 पॉइंट तुम्हारा हो गया, क्लियर हो गया ये वाला तुम्हारा लेटराइट सॉइल। अब आगे चलते हैं। इसी तरह दिखता है ये लेटराइट सॉइल का जो होता है, ब्रिक बना हुआ है। चलो आगे चौथा, एरिड सॉइल। क्या है? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल नाम से ही डिराइव होता है। जितना भी तुम जाओगे ना राजस्थान वगैरह वाला एरिया जो होता है, वहाँ पे क्या पाया जाएगा? एरिड सॉइल पाया जाएगा, ठीक है। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ये सैंडी होता है इन टेक्सचर और सेलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख दो, दे आर जनरली सैंडी इन नेचर, ठीक है। अब सेलाइन याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पता होना चाहिए कि अगर एरिड सॉइल पूछे तो तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए राजस्थान के पास। राजस्थान का सॉइल कैसा है? सैंडी है ना जी, तो सैंडी वाला तुम यहाँ पे लिख दोगे। दूसरा होगा कि इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सॉइल में कहीं कहीं जगह पे इतना ज़्यादा तुमको ये सॉल्ट मिलेगा कि अगर सिर्फ इवापोरेशन कर दो तो उसमें सॉल्ट तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्ट मतलब सॉल्ट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है एरिड सॉइल में। अगर सॉल्ट का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो ये तुमको क्या लगता है कि कल्टीवेशन के लिए सूटेबल सॉइल है? अगर बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया सॉइल, नमक मिला दिए अथी में सॉइल में, तो तुमको क्या लगता है कि वहाँ पे क्रॉप ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, नहीं करेगा क्रॉप ग्रो। तुमको नमक का काम क्या होता है ना कि बहुत बढ़िया अगर वेल प्लांट है, बहुत बढ़िया प्लांट है, उसके जड़ में जाके नमक अगर डाल दोगे ना तो सूख जाएगा, ठीक है। तो नमक जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता ये इसको प्लांटेशन को, आ रहा समझ में। इसलिए यहाँ पे क्या तुमको दिखता होगा कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई प्लांट वगैरह ट्री दिखाई नहीं देगा, इसी कारण से, ठीक है ना। एरिड सॉइल समझ में आ गया क्या है। उसके बाद फिर है कि ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ये भी लिख सकते हो लिखना है तो। लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ, अब छोड़ो हटाओ, लिखना क्या क्या है तुमको एरिड सॉइल में। अगर एरिड सॉइल आए तो पहला क्या पॉइंट लिखोगे? दिस इज सैंडी इन नेचर, पहला, ठीक है। सैंडी इन नेचर हो गया। कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे, अब तुम दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर जहाँ पे हाई है, रेनफॉल कम है, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, ठीक है, वहाँ पे पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट तुम क्या लिखोगे कि ये एग्जाम्पल लिख दोगे तुमको कि सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ये क्या है? सैंडी सॉइल और एरिड सॉइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया कि प्लांटेशन इज नॉट फिजिबल इन एरिड सॉइल। हाई लेवल का जो अगर तुम क्रॉप नहीं होता, कल्टीवेशन जो होता है वो फिजिबल नहीं है एरिड सॉइल, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको हो गया कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पे तुम क्या है कि सिर्फ इवापोरेशन से सॉल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। एरिड सॉइल में कहीं कहीं इतना ज़्यादा तुमको सॉल्ट मिलेगा जहाँ पे तुम सिर्फ इवापोरेशन कर दोगे तो सॉल्ट तुम्हारा निकल जाएगा। ऑलरेडी देखो तुम्हारा 3 पॉइंट हो चुका है, ठीक है ना। अगर याद करना चाहो तो 4-5 पॉइंट कर सकते हो, नहीं तो 3 पॉइंट ही याद रखना है सब में। 3-3 पॉइंट या 4 पॉइंट। एलुवियल देखो इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है? एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, तीसरा तुम्हारा आ गया रेड सॉइल और रेड सॉइल लेटराइट सॉइल। यही 4 सॉइल जो है ना जिससे क्वेश्चन तुम्हारा घुमा फिरा के पूछता है, कभी ये पूछेगा तो कभी वो पूछेगा, कभी, ठीक है ना। ये सिर्फ इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता एरिड सॉइल से, लेकिन ये एरिड सॉइल से भी 3 पॉइंट तैयार कर लोगे। एरिड सॉइल से सबसे जैसे ही पूछे दिमाग आना चाहिए कि भाई राजस्थान वाला पोर्शन वाला हो गया, वहाँ पे क्या है कि पूरा ड्राई कंडीशन है, टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल कम है, ठीक है। दूसरा है प्लांटेशन सपोर्ट नहीं करेगा, जो एरिया होगा, जो नेचर होगा सॉइल का वो सैंडी नेचर होगा। इतना क्लियर हो गया ना, इतना ही लिख दोगे नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एरिड सॉइल हो गया, अब आ गया फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही क्लियर है क्या? फॉरेस्ट सॉइल। ऐसा सॉइल जो कि जंगल में पाया जाता हो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। दूसरा हो गया तुमको
कि दी सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ये माउंटेन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप ऑफ माउंटेन पे डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट का सॉइल कैसा होगा, ठीक है। अब जैसे इसको कैसे समझाएं तुमको कि हिमालय एरिया में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग टाइप ऑफ प्लांट तुमको मिलेगा, ठीक है। अब प्लांट अलग मिलेगा ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। वेस्टर्न घाट चले जाओगे तो वहाँ पे हिली एरिया है, वहाँ पे तुमको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। एक चीज़ सिर्फ दिमाग में तुमको रखना है, क्या है कि जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर तुम जाते जाओगे सॉइल का टेक्सचर चेंज होते जाएगा, ठीक है। सॉइल है जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ तुमको सॉइल मिलने लगेगा। पूरा माउंटेन नीचे से लेकर ऊपर तक तुमको सेम टाइप ऑफ सॉइल नहीं मिलेगा, ऊपर कुछ और मिलेगा, नीचे कुछ और मिलेगा। इसी कारण से तुमको जो होता है प्लांटेशन नीचे का अलग होता है, ऊपर का अलग होता है। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा होता है कि माउंटेन पे डिपेंड करता है फॉरेस्ट सॉइल। उसके बाद फिर दे आर लोमी एंड लिटी क्या सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्सेस ग्रेन इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर एरिया हिमालय दिस सॉइल। इसको देखो पढ़ना है पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल को तुम स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आता नहीं है जनरली जो है फॉरेस्ट सॉइल से। फॉरेस्ट सॉइल तुम्हारा क्या है कि सिर्फ ये लिख देना है तुमको कि कहाँ पाया जाएगा, माउंटेन एरिया पे जहाँ फॉरेस्ट तुम्हारे है। अब फॉरेस्ट सॉइल के लिए देखो, अब फॉरेस्ट है तो तुमको क्या चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा जगह पे पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। ये डिफ़र करता है अलग अलग माउंटेन पे। ये जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो माउंटेन टू माउंटेन डिफ़र करता है। इतना क्लियर हो रहा है। 3 पॉइंट बन गया, काम खत्म करो, हो गया। अब आ गया सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो तुम्हारा 4 सॉइल इंपॉर्टेंट था, 4 सॉइल को रट के जाना बढ़िया से। पहला क्या था, एलुवियल सॉइल हो गया। दूसरा क्या है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल। ये 4 सॉइल जो होता है यही घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे 4-4 पॉइंट हम करवा दिए तुम लोगों को, ठीक है। 4-4 पॉइंट तुम लोग को लगभग याद हो गया है ना जी। एलुवियल सॉइल में कुछ पॉइंट बताओ। एलुवियल सॉइल का कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, और डेल्टा एरिया में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको ये हो गया, हाँ, क्रॉप कौन कौन सा होता है, शुगर केन वगैरह, सीरियल्स वगैरह जो होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे उसमें, हाँ, रिवर के कॉन्फ्लुएंस के कारण जो होता है वो बनता है, ठीक है। रिवर के कॉन्फ्लुएंस के कारण बनता है। तो एग्जांपल डालो क्या, नॉर्दर्न प्लेन और फिर तुम्हारा डेल्टाज एरिया वाला हो गया, ठीक है। एलुवियल सॉइल क्लियर हो गया। दूसरा तुम आओगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हो, हाँ, रेगर सॉइल, रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसको क्यों बोलते हैं, सबको बोलना याद हो जाएगा यहीं पे। प्लेट्यूज के जो वेस्टर्न वाला एरिया हो गया वहाँ पाया जाएगा, ठीक है। उसके आगे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वगैरह एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चौथा हम लाएंगे तुमको रेड एंड येलो सॉइल। जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल। बताओ रेड क्यों है वो, हाँ, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। 3 पॉइंट तुम्हारा हो गया। चौथा पॉइंट और कुछ दिमाग में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 3 पॉइंट याद है ना। फिर चौथा पॉइंट, चौथे में आ जाओ तुमको, क्या था, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होता है, पहला पॉइंट क्या डालोगे, लेटराइट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज लेट विच मीन्स ब्रिक, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, कौन से एरिया में पाया जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट और सदर्न पार्ट में पाया जाता है। 3 पॉइंट तुम्हारा हो गया। कौन कौन सा क्रॉप ग्रो होता है यहाँ पे,
कैसी हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया तुम्हारे 4 पॉइंट आराम से क्लियर। और बाकी एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल, उसको स्किप भी कर सकते हो, पढ़ना है पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पॉइंट तुम्हारा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, कोई भी एक काम करते हैं, थोड़ा देर ब्रेक ले लो, हो गया ज़्यादा देर। अब सॉइल इरोजन का कोई डिफिनीशन बताएगा हमको, याद है किसी को? व्हाट इज सॉइल इरोजन? ये सब डिफिनीशन याद होना चाहिए एकदम बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते हैं द डीन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ डिस्क्राइब्ड एज, तुमको सॉइल इरोजन, डीन्यूडेशन एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज soil erosion. Denudation and subsequent washing of soil is called as soil erosion. Denudation and subsequent washing of soil is called as soil erosion. ठीक है। अब the process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there are balance between the two. देखो जनरली क्या होता है, देखोगे ना कि सॉइल बनता है और ख़राब होता है, इरोजन जो होता है साथ साथ चलता है, बनेगा भी और बिगड़ेगा भी साथ साथ, उसका बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन दिक्कत कब होता है कि जब सॉइल का जैसे फॉर्मेशन धीरे हो और उसका डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाए, तो उसमें क्या होता है अल्टीमेटली तुमको स्कार्सिटी हो जाएगा सॉइल का। इतना समझ में आ रहा है ना? सॉइल इरोजन तुमको उसी समय देखने को मिलता है कि बना तो कम लेकिन जो बहा इरोजन हुआ वो ज़्यादा हो गया, डिग्रेड ज़्यादा हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना? तीसरा हो गया कि समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। बोल ही रहा है कि ह्यूमन के एक्शन के कारण जो ये बैलेंस बना हुआ है सॉइल बनने का और ख़त्म होने का, ये बैलेंस बिगड़ जाता है। किसके कारण बिगड़ता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि तुमको डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन माइनिंग वगैरह कारण जो होता है ये बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये इसी कारण से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। आगे हो गया कि द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज कॉल्ड एज गली, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टिवेशन एंड इज कॉल्ड एज बैडलैंड, रेवराइन, सीट। देखो इसमें क्या क्या है, कुछ कुछ टर्म है, देखना है तुमको सॉइल इरोजन में। पहला है कि गली क्या होता है। गली पता है क्या होता है? नॉर्मल भाषा में गली किसको बोलते हैं? गली, हाँ, पतले पतले रास्ते को गली बोलते हैं, है ना। ज़्यादा देखो जो कॉमन भाषा हम लोग का होता है ना वही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ हो रहा है। वही देखो लिख रहा है क्या चीज़ कि जैसे पानी बह रहा है ना तो पतला पतला दरार पैदा करते जाता है, ठीक है, एकदम नैरो जो होता है स्ट्रक्चर पैदा करते जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? गली बोलेंगे। कि द रनिंग वाटर कट्स थ्रू अ क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल। डीप चैनल मतलब होगा एकदम पतला सा चैनल तुमको दिखेगा, एकदम जिस तरह इधर गली नहीं दिखता है, लंबा लंबा तुमको बिल्डिंग हो गया, बीच में से पतला गली है, गली का फॉर्मेशन उसी तरह का होता है, ठीक है। दूसरा तुमको हो गया कि द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड एज बैड लैंड। ऐसा लैंड जो कि कल्टिवेशन के लिए फिट नहीं है, जो जिस पे कल्टिवेशन नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैड लैंड बोलेंगे, ठीक है। तीसरा तुमको है कि इन द चंबल बेसिन सरफेस, नहीं इसको हटा देते हैं। सीट इरोजन क्या होता है? सीट इरोजन, एक तो सॉइल इरोजन पता है सबको क्या होता है, सीट इरोजन क्या होता है? सीट मतलब क्या हो गया? पतला सा, हाँ, जब जो सॉइल का ऊपर वाला लेयर अगर इरोड हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीट इरोजन बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स वाटर फ्लो एज सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे। लिख रहा है ना कि जो टॉप वाला सॉइल है वो बह जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सीट इरोजन। सीट मतलब क्या होता है? पेपर का सीट होता है ना एकदम पतला सा, तो जो सॉइल है उसका पतला लेयर ऊपर वाला इरोड हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? सीट इरोजन बोलेंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट है तुमको। एक तो गली क्या होता है, ठीक है, नैरो जो वाटर एक्शन के कारण एक डीप नैरो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे? गली बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया बैडलैंड। बैडलैंड किसको बोलते हैं? कि अगर कोई लैंड ऐसा है जो कि फिट फॉर कल्टिवेशन नहीं है, जिस पे हम लोग कोई भी चीज़ उगा नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बैडलैंड बोलेंगे। और सीट इरोजन क्या होता है कि जब कोई लैंड तुम्हारा है, कोई सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल है, और सॉइल का ऊपर वाला लेयर अगर निकल जाता है, पतला सा सीट निकल जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सीट इरोजन बोलेंगे। तो ये तुमको सॉइल इरोजन का पार्ट था। अब हम आएंगे सॉइल कंजर्वेशन पे, ठीक है।
अब एक चीज़ बताओ कि सॉइल को बचाओगे कैसे। हम बताए थे एक फार्मूला हमेशा कि जब हमेशा जगह काम करेगा। कैसे कर सकते हो? डिफॉरेस्टेशन से कर सकते हो सॉइल को। जो तुमको ओवर ग्रेजिंग हो रहा है उसको तुम मैनेज कर सकते हो। माइनिंग क्वेरिंग वगैरह जो तुम्हारा किया जा रहा है, माइनिंग वगैरह हो रहा है ना, उस पर तुम उसको चेक कर सकते हो, माइनिंग को चेक कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये है ना 4 पॉइंट, वो उसमें भी काम कर रहा था। जो सॉइल डिग्रेडेशन जो हो रहा था उसमें भी वो 4 पॉइंट काम कर रहा था। और वही पॉइंट तुम्हारा 4 पॉइंट सॉइल कंजर्वेशन में भी जो होता है, सॉइल कंजर्वेशन में भी वही वाला पॉइंट काम कर जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखो इसमें क्या, द प्लॉगिंग अलॉन्ग विद द काउंटर लाइन कैन बी। अब देखो इसमें 3-4 कंसेप्ट पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, कॉन्टोर फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, और ये क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। ये हमको देखना है। पहला है काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग किसको बोलते हैं कि द प्लॉगिंग अलोंग द काउंटर लाइन कैन क्या है, डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड एज काउंटर प्लॉगिंग। स्टेप्स कैन बी काउंट ऑन द स्लोप मेकिंग अ टेरेस कल्टीवेशन रजिस्ट इरोजन। अब देखो काउंटर फार्मिंग क्या होता है, उसका फिगर देखो यहाँ पे। काउंटर फार्मिंग दिख रहा है कि फार्मिंग किए, बीच में जगह छोड़ दिए, फिर फार्मिंग किए, फिर बीच में जगह छोड़ दिए, फिर फार्मिंग किए, बीच में जगह छोड़ दिए। देखो यहाँ प्लांटेशन तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे जगह छोड़ दिए। किस लिए? कि अगर मान के चलो ज़्यादा पानी आ गया तो अपना बह के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जनरली लो लैंड वाला एरिया में होता है, और ये जो तुम्हारा क्रॉप जो होगा वो हाई लैंड वाले एरिया में होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सॉइल इरोजन को मतलब नहीं होता है, एक तो क्रॉप को सपोर्ट करता है, एक सॉइल जो तुम्हारा इरोड होता है उसको भी तुमको ये बचाता है, ठीक है। काउंटर फार्मिंग का तुमको दिख गया फिगर कैसा होता है कि एक तरफ कल्टीवेशन होगा, दूसरे तरफ नहीं होगा, फिर तीसरा कल्टीवेशन होगा, चौथा नहीं होगा, एक एक गैप करके कल्टीवेशन होता है, उसको बोलते हैं काउंटर फार्मिंग, ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या हो गया तुमको, ये वाला टेरेस फार्मिंग। टेरेस मतलब क्या होता है? टेरेस का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, कि तुमको लगेगा ना कि सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है। और जैसे दार्जिलिंग वगैरह घूमने जाओगे ना, नीलगिरी जाओगे नीचे या फिर दार्जिलिंग एरिया में, वहाँ पे चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चाय को जनरली तुम देखोगे ना कि मतलब माउंटेन एरिया है, उसको एकदम स्टेप की तरह काटा जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होता है? जनरली माउंटेन वाले एरिया पे, हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया में तुम्हारा क्या होता है? टेरेस फार्मिंग होता है। और किस क्रॉप को जनरली तुम देखोगे सपोर्ट करता है? तो वो टी प्लांटेशन जो होता है उसको टेरेस फार्मिंग जो है वो सपोर्ट करता है। अब आते हैं हम लोग ये स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप एक वो बताते हैं क्या चीज़। देखो तुम्हारा अभी एक स्वेटर है, स्वेटर में तुमको 2-3 कलर दिख रहा है, उसको स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है कि मतलब तुमको लाइन में क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। एक लाइन का क्रॉप दिए, फिर दूसरे लाइन का क्रॉप दिए, फिर तीसरे लाइन का क्रॉप दिए। काउंटर फार्मिंग में क्या था? एक क्रॉप दिए, फिर खाली छोड़ दिए, फिर एक क्रॉप दिए, एक खाली छोड़ दिए। लेकिन स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या हुआ कि एक देखो इस तरह का होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस छोड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्रॉप ये देखो, एक क्रॉप किए, फिर दूसरा क्रॉप लगा दिए, फिर तीसरा क्रॉप लगा दिए। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रॉप भी छोटा जगह छोड़ के एक क्रॉप भी लगा सकते हैं, या फिर अलग अलग भी क्रॉप लगा सकते हैं, वो लाइनिंग में लगेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। ये टेरेस फार्मिंग दिख रहा है तुमको, कैसा दिखता है टेरेस फार्मिंग? एकदम सीढ़ी नुमा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर। ये टेरेस फार्मिंग हो गया, काउंटर फार्मिंग हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये लास्ट वाला पोर्शन जो तुम्हारा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट बताया था क्या होता है कि एक कोई लैंड है, जैसे मान के चलो ये लैंड है, इसके चारों तरफ हम क्या किए कि एक एक पेड़ लगा दिए चारों तरफ से, ताकि इरोजन जो है वो ना हो। उसको हम क्या बोलेंगे? शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 4 तरह का कंजर्वेशन मेथड है, ठीक है। 4 कंजर्वेशन मेथड कौन कौन सा है? हाँ, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, ठीक है। 4 कौन सा है? एकदम अभी बोलते चलो, याद करो। पहला क्या है? पहला कौन सा था? काउंटर फार्मिंग, दूसरा टेरेस फार्मिंग, तीसरा
तीसरा स्टेप फार्मिंग, चौथा काउंटर फार्मिंग किसको बोलते हैं, देख के बताओ। काउंटर फार्मिंग में लिखना क्या है ना कि काउंटर फार्मिंग में क्या होगा, फार्मिंग अलोंग द काउंटर लाइन। एक काउंटर लाइन बनाया जाएगा, उसी लाइन पे हमको क्रॉपिंग करना है, इधर उधर क्रॉपिंग नहीं करना है, ठीक है। बीच में स्पेस छोड़ना है और उसी एक काउंटर लाइनिंग के हिसाब से ही हमको क्रॉपिंग करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर फार्मिंग। उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि फार्मिंग अलोंग द काउंटर लाइन इज कॉल्ड एज काउंटर फार्मिंग, फार्मिंग अलोंग द काउंटर लाइन इज कॉल्ड एज काउंटर फार्मिंग, ठीक है। तो तुमको हो गया ये वाला पहला काउंटर फार्मिंग। दूसरा क्या हो गया, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या बोलेंगे, हाँ अब देखो लिख दोगे क्या है कि स्टेप्स आर क्रिएटेड ऑन हिली रीजन्स, ठीक है। स्टेप्स आर क्रिएटेड ऑन हिली रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेप कल्टीवेशन, या फिर तुमको जो बोलते हो टेरेस फार्मिंग जो होता है कि टेरेस का फॉर्मेशन हम कर देते हैं। कोई अगर हिली एरिया है या फिर ऊंचा एल्टीट्यूड वाला एरिया है, वहाँ पे टेरेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस फार्मिंग। पहला क्या था कि कॉन्टोर लाइन के अलोंग में अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कॉन्टोर फार्मिंग। और कॉन्टोर लाइन के अलोंग में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टोर फार्मिंग। दूसरा जो है वो क्या है तुम्हारा टेरेस फार्मिंग। अगर हम टेरेस बना के करेंगे ना, कल्टीवेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेरेस फार्मिंग। दूसरा हो गया स्टेप बनाना है उसमें। तीसरा हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या हो गया, स्ट्रिप ऑफ, देखो क्या है कि बोले ना ऐसा कि बीच बीच में जगह छोड़ना है, और उस जगह में क्या होता है घास ग्रो हो जाएगा, तो वो क्या है इरोजन को बचाता है, ठीक है। जो बीच बीच में जगह तुम्हारा हल्का छूटेगा ना, उसमें घास जम जाता है, वो तुम्हारा क्या है इरोजन बचाएगा। तो क्या बोला जाता है कि स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस लेफ्ट क्या है, लेफ्ट ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड कॉल्ड एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चौथा हो गया सेल्टल बेल्ट, कि अगर कोई एक एग्रीकल्चरल लैंड है उसके पेरीफेरी होता है ना, ये वाला पेरीफेरियल एरिया पे अगर हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। अब सॉइल कंजर्वेशन, पहला है कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है, कोई बताएगा हमको, ठीक है। पहले ये बताओ कि सॉइल इरोजन क्या होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। ठीक है, डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट रन क्या है, वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। डिन्यूडेशन, इसमें याद करना है, डिन्यूडेशन एक पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ सॉइल, वो दूसरा पॉइंट है। ये हो गया डिन्यूडेशन, और ये तुम्हारा हो गया सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। ये 2 पॉइंट याद कर लोगे तो तुम्हारा पूरा डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि द डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। अब सॉइल इरोजन किस किस कारण से होता है बताओ, बहुत इजी है। सॉइल इरोजन किस कारण से होता है, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, उसके बाद और ओवर इरिगेशन वगैरह हम कर दे रहे हैं, उसके कारण से होता है। क्या फ्लो ऑफ, हाँ विंड से इरोजन हो सकता है, क्या क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ड्यू टू इरोजन, ड्यू टू वाटर, एयर जो होता है, ये सब होता है, ये हो गया। उसके अलावा और ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, तुमको उसको अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसके कारण से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। और सबसे बड़ा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। अब सॉइल इरोजन से अगर हमको बचना है तो क्या क्या प्रोसेस करना होगा, हम बताए थे पहले ही, क्या क्या प्रोसेस से बच सकते हैं हम। नहीं वो तो मैकेनिज्म अगर पूछे तुमको स्पेसिफिक तो ऐसे क्या लिखोगे, एफॉरेस्टेशन से बच सकते हैं, शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग को अगर कंट्रोल करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं, है ना। सॉइल को प्रॉपर वे में अगर क्लासिफिकेशन हम करके काम करते हैं तो उससे हम बच सकते हैं, वो मैंने उससे बचा सकते हैं। अब आता है तुमको सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन आता है कि सॉइल को बचाएं कैसे, अलग अलग मेथड से
कैसे बचा सकते हैं। तो पहला क्या है, काउंटर फार्मिंग हो गया, दूसरा टेरेस फार्मिंग हो गया, तीसरा स्ट्रिप फार्मिंग, चौथा शेल्टर बेल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये चारों क्लियर हो गया, यही तुम लोग का था लास्ट में, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब